Hello friends, welcome all. We are discussing the latest CA Inter examination paper of November 2020. पेपर 3 कॉस्टिंग का पेपर डिस्कस कर रहे हैं. थोड़ा सा किस किस को टफ लगा बिकॉज एक आध कॉन्सेप्ट आया हुआ है जो मॉड्यूल में डिस्कस नहीं किया है. सो विल डिस्कस द पेपर इन डिटेल. सबसे पहला शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है. एज वी ऑल कैन सी दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम फ्लेक्सिबल बजटिंग कॉन्सेप्ट. 60% पे 6 लाख है और एग्जामिनर ने बोला है फाइंड आउट एट 60%, 80% एंड 100%. 3 लेवल पे आपको प्रोडक्शन करना मतलब फ्लेक्सिबल बजट बनाना है. किस तरह से करेंगे? 60% पे 6 लाख है तो 80% में 8 लाख होगा, 100% में 10 लाख होगा. सो कॉलमनर फॉर्म में कॉस्ट शीट बना दीजिए. करेक्ट. तो उस पर नंबर ऑफ यूनिट्स लिख दीजिए 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख. बाद में आएगा सेल्स 100 रुपीज़ पर यूनिट है तो मल्टीप्लाई बाय द रेस्पेक्टिव यूनिट. जैसा 6 लाख इंटू 100 6 करोड़ आएगा. उसी तरह बाकी 2 कॉलम में फिल कर दीजिए. बाद में कॉस्ट माइनस कर दो. कौन सा कॉस्ट सबसे पहला माइनस करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट 30 रुपीज़ है तो पहला कॉलम में क्या होगा? 30 रुपीज़ इंटू 6 लाख है द करेक्ट. सो 30 रुपीज़ इंटू 6 लाख दैट इज 1.8 करोड़ आएगा. सो लाइक दैट यू डू द कैलकुलेशंस इन ईच ऑफ द केसेस तीनों कॉलम में. उसके नीचे आएगा सेमी वेरिएबल कॉस्ट. उसमें 2 पार्ट है. पहला पार्ट फिक्स्ड है 60,000 है वो तो तीनों कॉलम में सेम आएगा. उसके बाद 5 रुपीज़ पर यूनिट वेरिएबल है तो पहला कॉलम 6 लाख इंटू 5, दूसरा कॉलम 8 लाख इंटू 5 एंड थर्ड कॉलम एज 10 लाख इंटू 5. बाद में फिक्स्ड एक्सपेंसेस है 1 लाख रुपी एट द प्रेजेंट लेवल. प्रेजेंट लेवल कितने का है? 60% है तो पहला कॉलम 60% का है तो 1 लाख रहेगा. बाद में वो क्या बोल रहा है? बढ़ जाएगा 25% से कभी एट एंड अबव 80%. 80% और उसके ऊपर जाएगा 25% बढ़ जाएगा. तो हमारा तो सेकेंड कॉलम 80% का है तो 25% बढ़ जाएगा तो 1,25,000 होगा. थर्ड कॉलम 100% है तो इट विल रिमेन एट 1,25,000. करेक्ट. ये तीनों कॉस्ट माइनस कर दो सेल्स में से तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा. नेक्स्ट 1B में चले जाते हैं. ये नया क्वेश्चन है जो मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट में डिस्कस नहीं किया हुआ है. क्या नया है देख लो. 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं XYZ. डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर 2 पार्ट में. डिपार्टमेंट ए का रेट दिया हुआ है एंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट का आर्स दिया हुआ है. डिपार्टमेंट बी दिया हुआ है. करेंट बजट में क्या दिया है? एनुअल प्रोडक्शन एट प्रेजेंट. अभी कितना यूनिट बना रहे हैं XYZ का. बाद में सेलिंग प्राइस दिया है एंड पॉसिबल सेल्स मतलब सेल्स एस्टिमेट दिया हुआ है. अच्छा, उसके बॉक्स के नीचे लिखा हुआ है देयर इज अ कंस्ट्रेंट ऑन द सप्लाई ऑफ लेबर इन डिपार्टमेंट ए. दिस इज अ की पार्ट. मतलब डिपार्टमेंट ए का जो आर्स है वो बढ़ेगा नहीं, इतना ही रहेगा. मतलब दैट विल एक्ट एज अ की फैक्टर. दैट विल एक्ट एज अ की फैक्टर बिकॉज उसका रिसोर्स आगे नहीं बढ़ेगा. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये रिसोर्स हम सही तरीके से यूज करें. सही तरीका इज दैट तरीका जहां पर वी आर एबल टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट विच गिव्स मी द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर ऑफ डिपार्टमेंट ए. बिकॉज डिपार्टमेंट ए का रिस्ट्रिक्शन है तो डिपार्टमेंट ए का लेबर आर के हिसाब से जहां पर कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है वो प्रोडक्ट को पहला प्रायोरिटी मिलेगा. देन नेक्स्ट बेस्ट को नेक्स्ट प्रायोरिटी, नेक्स्ट बेस्ट को नेक्स्ट प्रायोरिटी. इस तरह से होगा. करेक्ट. सो हमको क्या करना पड़ेगा? कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर ऑफ ए फॉर XYZ. उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना पड़ेगा और जो डिपार्टमेंट ए का लेबर आर्स दिया हुआ है उससे डिवाइड करना पड़ेगा. तो आपको कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर ऑफ मशीन ए मिलेगा. तो उसको रैंक कर दो फिर प्रोडक्ट उसके हिसाब से बना दो. That is how the question is saying. Identify the best possible product mix of Moon Limited. Calculate the total contribution from the best possible product mix. तो क्या करेंगे हम? सबसे पहला डिपार्टमेंट ए में कितना आर्स है टोटल वो निकालेंगे हम. So we know what is the total number of hours we can use of department A जिसका प्रोडक्शन जिसका आर्स उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा. तो कैसा निकालेंगे हम? करेंट प्रोडक्शन कितना है? X का 10,000 है इंटू कितना आवर्स लगता है डिपार्टमेंट ए का? X को 6 आवर्स लगता है. सो 10,000 इंटू 6 12,000. Y का इंटू 10, Z का 20,000 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल आ जाएगा 2,80,000. करेक्ट. सो दैट विल गिव यू द टोटल आवर्स ऑफ डिपार्टमेंट ए. उससे ज़्यादा नहीं एक्सपांड होगा.
फिर क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे। कैसा निकालेंगे, कॉस्ट शीट बना दो, एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है हमारे पास 312, 400, 240, लेस वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा जो सीधा दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर आएगा, डायरेक्ट लेबर दो पार्ट में आएगा, डिपार्टमेंट ए का अलग आएगा, डिपार्टमेंट बी का अलग आएगा। कैसे आएगा, रेट दिया हुआ है 4 रुपीज पर आवर एंड x का 6 आवर्स लगता है तो 4 इंटू 6 24, y का 4 इंटू 10, z का 4 इंटू 5, उसी तरह डिपार्टमेंट b का कर दो 8 रुपीज पर आ रहा है इंटू 6, उसी तरह y और z का कर दो। उसके बाद क्या करोगे, वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट ऊपर डायरेक्टली दिया हुआ है 8 रुपीज, 20 रुपीज, 12 रुपीज, माइनस कर दो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल जाएगा, डिवाइड बाय द लेबर आवर्स ऑफ डिपार्टमेंट ए, क्या है ए 6, 10 एंड 5, इससे डिवाइड कर दो तो आपको कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर मिलेगा, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर मिलेगा। तो आप कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर निकालोगे, उसके बेसिस पे रैंकिंग करो। मालूम पड़ा कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर एक्स का सबसे ज्यादा है ऑफ ए, देन बाद में वाई का उसका नेक्स्ट बेस्ट है, जेड का उसके बाद नेक्स्ट बेस्ट है, तो x को सबसे पहला प्रायोरिटी मिलेगा, y को उसके बाद प्रायोरिटी मिलेगा, z को टाइम बचा तो z को मिलेगा। अच्छा, पहला x कितना बनाने की कोशिश करेंगे, सर 12,000 बनाने की कोशिश करेंगे, नॉट 10,000, हम बनाएंगे 12,000। क्यों, क्योंकि दैट इज अ मैक्सिमम डिमांड। तो जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है उसका मैं पूरा डिमांड सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा, दैट इज 12,000। समझो x मेरा बेस्ट प्रोडक्ट था तो आई विल प्रोड्यूस 12,000 ऑफ x, फिर देखेगा कितना टाइम बाकी है तो वो बेसिस पे डिसाइड करेगा y का कितना बनाना है। अगर पूरा टाइम बाकी है 16,000 तक बना सकता हूं तो आई विल मेक 16,000 ऑफ y, तो जो टाइम बचेगा वो z के लिए यूज करूंगा। करेक्ट, वो जो प्रोडक्ट मिक्स आएगा दैट इज अ ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स। व्हाट इज इट कॉल्ड, ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स। और वो प्रोडक्ट मिक्स पे आपको क्या कंट्रीब्यूशन आता है टोटल, दैट इज आंसर। सो जो भी आएगा उसको, वो जो x का यूनिट आएगा, y का यूनिट आएगा, z का यूनिट आएगा, मल्टीप्लाई बाय द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विल गिव यू द टोटल कंट्रीब्यूशन। करेक्ट, एज फार एज आई थिंक द कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर x का आ रहा है 12 रुपीज, y का आ रहा है 10 रुपीज, z का आ रहा है 8 रुपीज। सो x को पहला रैंक मिल गया, y को सेकंड रैंक मिल गया, z को थर्ड रैंक मिल गया। तो आप x का सबसे ज्यादा बनाओगे 12,000 यूनिट, एक यूनिट बनाने को 6 आवर्स लगता है तो 72,000 आवर्स चला गया, तो 2,80,000 टोटल था, 72,000 चला गया, 208 बाकी है अभी भी। तो y बनाएंगे, कितना y बनाएंगे, 16,000 y बनाएंगे। एक यूनिट बनाने को कितना टाइम लगता है, 10 आवर्स लगता है, तो 16,000 इंटू 10, 1,60,000। सो 208 में से 1,60,000 चला गया तो 48,000 आवर्स बाकी है, जो किधर यूज करेंगे, z के लिए यूज करेंगे। एक यूनिट बेड बनाने को कितना टाइम लगता है, 5 आवर्स लगता है डिपार्टमेंट ए में, तो 48,000 डिवाइड बाय 5 आवर्स करोगे आप तो रफली 9,600 यूनिट्स z का बनेगा। आर वी क्लियर, दैट इज ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। गेटिंग द पॉइंट। चलो अगला क्वेश्चन में चलते हैं, 1C में चलते हैं। ए जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। क्या बोला है यहाँ पर, 6750 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल इज पुट टू प्रोड्यूस 2 प्रोडक्ट्स MNN। सो 2 प्रोडक्ट बनाना है, MNN इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल इज 6750। तो प्रोडक्ट M का कितना बनेगा, 80%। तो 6750 का 80% 5400 इंटू 12% करेंगे तो N का नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएगा 810, इंटू 8% कर दो 540 आएगा, जो नॉर्मल लॉस है आपका। तो नंबर ऑफ यूनिट्स आ गया MNN नॉर्मल लॉस का। और ये लोग क्या बोलते हैं, प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट स्टेटमेंट, अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट बिटवीन MNN एंड टोटल कॉस्ट ऑफ MNN। सो जॉइंट कॉस्ट, बच्चों व्हाट इज जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट इज दैट कॉस्ट जो अपेरेंटली सेपरेट नहीं दिया हुआ है, इट इज मतलब इट इज इनकर्ड एंड वी डोंट नो हाउ मच फॉर M, हाउ मच फॉर N, टोटल दिया हुआ है दोनों का मिला के। करेक्ट, तो अभी इसमें किसका दोनों का मिला के दिया हुआ है, 6750 में से MNN लॉस हो रहा है, तो ऑब्वियसली 6750 इंटू 80 रुपीज उसका कॉस्ट है, जो जॉइंट कॉस्ट का एक पार्ट हो गया। फिर प्रोसेसिंग कॉस्ट 2,25,000 है, उसमें से लेबर कॉस्ट 66% है एंड लेबर कॉस्ट को आपको बांटना है 100:80 का रेशियो में। मतलब लेबर का कैसा ब्रेक करना है वो दिया हुआ है, सो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द जॉइंट कॉस्ट। तो 66% इज नॉट पार्ट ऑफ द जॉइंट कॉस्ट। तो बाकी का जो 34% है उसको कैसा M और N में बांटने का वो नहीं बोला है, सो दैट्स अ पार्ट ऑफ द जॉइंट कॉस्ट। तो आप क्या करोगे, 2,25,000 इंटू 34% करोगे, दैट इज योर प्रोसेसिंग कॉस्ट, जो
रॉ मटेरियल कॉस्ट के साथ ऐड हो जाएगा, सो दोनों का टोटल इज कॉल्ड एज माय जॉइंट कॉस्ट। करेक्ट, वो जो जॉइंट कॉस्ट आएगा रफली आई थिंक 5,40,000 आ रहा है रॉ मटेरियल का, प्रोसेसिंग का 34% करोगे 76,500 आ रहा है, तो सब मिला के हो जाएगा 6,16,500। उसको क्या रेशियो पे ब्रेक करोगे, यहाँ पर द ओनली चॉइस इज नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ M&N विच वॉज 5,400 एंड 810, बाकी कोई रेशियो है ही नहीं, सेल्स का रेशियो दिया नहीं है, that would have been the next best but that is not given, so 5,400 and 810 का रेशियो में ब्रेक कर दो जॉइंट कॉस्ट को, एंड उसके बाद दो और क्या ऐड करना है, लेबर कॉस्ट ऐड करना है, बिकॉज ये लोग को टोटल कॉस्ट भी चाहिए। तो लेबर कॉस्ट कैसा आएगा, 2,25,000 का 66% करो, जो भी आंसर आया उसको 100:80 का रेशियो में ब्रेक कर दो M और N के बीच में, जॉइंट कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट इज योर टोटल कॉस्ट। दैट फिनिशेज योर क्वेश्चन 1C। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1D की तरफ, जो क्या है, क्वेश्चन 1D इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। कभी कॉन्ट्रैक्ट लिया था 1 जुलाई 2019 को, 5 लाख का, खत्म, डेटा कौन सा तारीख का दिया है, 30 जून 2020, एक साल के बाद का डेटा दिया हुआ है। क्या क्या दिया है, मटेरियल परचेज, वेजेस पेड, जनरल एक्सपेंसेस, मटेरियल ऑन हैंड दैट्स अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 25,000, वेजेस एक्रूड इज योर आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000 रुपया, वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड, वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है। और क्या बोला है, द अबव कॉन्ट्रैक्ट हैज ए एस्केलेशन क्लॉज विच रीड्स एज फॉलोज, मटीरियल एंड वेजेस का प्राइस इंक्रीजेस बियॉन्ड 5%, देन 25% ऑफ द राइज ऑन मटीरियल एंड वेजेस बियॉन्ड 5% विल बी कॉम्पेंसेटेड। मतलब वो क्या बोल रहा है, 5% से ज्यादा मटीरियल एंड लेबर का प्राइस बढ़ता है तो जो एडिशनल है 5% के ऊपर, उसका 25% हम आपको एस्केलेशन क्लॉज में देने को तैयार हैं। मतलब 5% तक हुआ तो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, बट बियॉन्ड 5% का जो भी अमाउंट है उसका 25% वो लोग एस्केलेशन क्लॉज में कंसीडर करके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बढ़ाने की तैयारी है उनका। करेक्ट। अब ये क्या बोल रहे हैं, इट वॉज फाउंड सिंस द डेट ऑफ साइनिंग एग्रीमेंट द प्राइसेस ऑफ मटीरियल एंड वेजेस हैव इंक्रीज बाय 25%, 25% बढ़ गया, तो ऑब्वियसली 5% से ज्यादा ही है। करेक्ट। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहला मटीरियल एंड लेबर को टारगेट करना है। तो अभी इधर मटीरियल देखो 1 लाख है, अभी 1 लाख कंज्यूम नहीं हुआ है। क्यों 1 लाख कंज्यूम नहीं हुआ है, 1 लाख कंज्यूम नहीं हुआ है बिकॉज हमारे पास रॉ मटेरियल स्टॉक में है 25,000, मतलब कंजम्पशन कितना हो गया 75,000। अच्छा, ये जो 75,000 है वो क्या होगा, इट्स ए न्यू प्राइस, मतलब आफ्टर 25%। करेक्ट, बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्ट में आएगा वो तो एक्चुअल बिलिंग पे आएगा, तो एक्चुअल बिलिंग तो इंक्रीज के बाद वाला बिलिंग ही होगा, सो दैट इज इंक्लूसिव ऑफ दैट 25% इंक्रीज। करेक्ट। और ये लोग ने ये पैराग्राफ में क्या बोला है, इट वॉज फाउंड सिंस द डेट ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट द प्राइसेस ऑफ मटीरियल एंड वेजेस इंक्रीज बाय 25% एंड द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड डज नॉट टेक इनटू इफेक्ट द अबव क्लॉज। जो वर्क सर्टिफाइड है उसमें इसका इंपैक्ट नहीं आया हुआ है, बिकॉज वर्क सर्टिफाइड कौन करता है, द आर्किटेक्ट डज इट, सो ही डज इट ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लीशन ऑफ वर्क डन। करेक्ट। वो बोलेंगे इतना वर्क डन है, उसके हिसाब से मैंने थोड़ा मार्जिन रखा है और वर्क कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के हिसाब से वर्क सर्टिफाइड दे दिया आपको। करेक्ट। सो हमको तो एस्केलेशन क्लॉज अप्लाई करना है, तो हमको मालूम करना है कि भाई 5% से ज्यादा कितना है वो जानना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला मटेरियल कॉस्ट पर रिसर्च करेंगे। हमारा मटेरियल कंज्यूम कितने का है, 1 लाख माइनस 25,000, 75,000 इज योर न्यू प्राइस आफ्टर इंक्रीज। तो क्या करेंगे, दिस इज इंक्लूसिव ऑफ 25%, तो हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड बाय 125%, कम बैक टू द ओरिजिनल प्राइस। अगर नई प्राइस बढ़ा होता तो 75,000 डिवाइड बाय 125% कर दो तो आपको 60,000 आ जाएगा, दैट्स ओरिजिनल प्राइस। उस पर 5% तक बढ़ा दो तो 60,000 पे 5% बढ़ा तो 63,000 हो जाएगा। तो 75,000 एक्चुअल है, 63,000 तक वो लोग हमको कुछ देने को तैयार नहीं है, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ, 12,000 रुपया हुआ। तो 12,000 का 25%, 12,000 का 25%, इस 3,000 रुपया वो लोग कॉम्पेंसेट करेंगे एस्केलेशन क्लॉज में बाय वर्च्यू ऑफ इंक्रीजिंग द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। करेक्ट। 75 इज न्यू प्राइस, कम बैक टू द ओरिजिनल विदाउट इंक्रीज, तो डिवाइड बाय 125% करो, 60,000 आया। 5% तक तो वो लोग अलाउ नहीं करते हैं, तो 60,000 का 5% है 63,000, तो डिफरेंस 75 माइनस 63, 12,000 इज द इंक्रीज बियॉन्ड 5%। वो 12,000 का 25%, 3,000 रुपया वो लोग देने को तैयार हैं।
उसी तरह लेबर है, कितना लेबर है मेरा 50,000, 45,000 लेबर है, प्लस आउटस्टैंडिंग 5,000 हो गया, 50,000 हो गया, डिवाइड बाय 125% कर दो, 40,000 हो गया, 5% तक कितना हो गया 42,000 हो गया। सो 50,000 माइनस 42,000 8,000 हो गया, उसका 25% कर दो 2,000 रुपया हो गया। सो 3,000 प्लस 2,000 5,000 से आपका वर्क सर्टिफाइड बढ़ जाएगा। दैट्स आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2A। Now this is a very similar question to the problem which is very famous called as black polish brown polish। बहुत फेमस क्वेश्चन है, ब्लैक पॉलिश ब्राउन पॉलिश के लाइंस पे ये प्रॉब्लम डिजाइन किया गया हुआ है। क्या क्या इधर ब्लैक पॉलिश ब्राउन पॉलिश के जगह पे क्या है, सुपर पेन, नॉर्मल पेन, कॉस्ट डेटा फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर दिया है। क्या दिया है, मटेरियल, वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। मटेरियल कैसा दिया है, सुपर पेन का इज ट्वाइस द मटेरियल ऑफ नॉर्मल, वेजेस ऑफ नॉर्मल इज 60% ऑफ सुपर, प्रोडक्शन ओवरहेड सेम है दोनों का रेट, एडमिन इज 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर, सेलिंग कॉस्ट इज ₹1 पर सुपर पेन, प्रोडक्शन एंड सेल्स ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, सुपर पेन का दिया है, प्रोड्यूस्ड ऑफ नॉर्मल पेन दिया है, कितना बेचा है नॉर्मल पेन का वो नहीं बोला है, प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर द सुपर पेन बोला है। कैसा निकालने का, कॉस्ट शीट में क्या चाहिए, कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, टोटल कॉस्ट चाहिए, प्रॉफिट पर यूनिट चाहिए, टोटल प्रॉफिट चाहिए। पता इन शॉर्ट कॉस्ट शीट बना दो, टोटल कॉस्ट का कॉलम बनाओ, कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम बनाओ। यू गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा, तो आप वहां से कॉस्ट शीट शुरू करोगे। सबसे पहला क्या ब्रेक करेंगे हम, सर डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा ब्रेक करेंगे। टोटल 8 लाख दिया हुआ है सर, यस, एंड कैसा दिया है, डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट ऑफ सुपर पेन इज ट्वाइस एज मच एज नॉर्मल पेन। तो ब्लैक पॉलिश ब्राउन पॉलिश में क्या करते थे, रेशियो निकालते थे। तो पर यूनिट का क्या रेशियो है, सुपर पेन का डबल है नॉर्मल पेन से, तो क्या रेशियो हो गया 2:1, और ये हो गया कॉस्ट का रेशियो। अभी नंबर ऑफ यूनिट बच्चों, ये वेरिएबल कॉस्ट है, सो नंबर ऑफ यूनिट्स पे इफेक्ट होगा। तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड क्या है तुम्हारा, 40,000 का सुपर पेन का है, 1,20,000 का नॉर्मल पेन का है, मतलब क्या रेशियो हुआ 1:3। उधर 2:1 ऑलरेडी है कॉस्ट रेशियो, अभी 1:3 भी है, तो मल्टीप्लाई कर दो तो आपको टोटल कॉस्ट का रेशियो आ जाएगा। योर टोटल कॉस्ट का रेशियो विल कम टू, ऊपर क्या था 2:1, नीचे क्या है 1:3, प्रोडक्शन का यूनिट्स का रेशियो है, तो कॉस्ट पर यूनिट इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस मल्टीप्लाई करो, टोटल कॉस्ट का रेशियो आ जाएगा 2:3 का रेशियो आएगा। वो बेसिस पे मटेरियल ब्रेक होगा, तो 2:3 के बेसिस पे मटेरियल ब्रेक होगा। तो 8 lakhs इंटू 2/5 विच इज 3,20,000, देन 8 lakhs इंटू 3/5 विच इज 4,80,000। अभी लेबर का कैसे करना है सर, सेम करना है। वेजेस फॉर नॉर्मल पेन इज 60% ऑफ सुपर पेन, तो सुपर पेन का ₹1 पर यूनिट, मतलब ₹1 का रेशियो लेंगे, तो नॉर्मल पेन क्या होगा उसका 60%, मतलब 0.6, तो कॉस्ट रेशियो क्या हुआ 1:0.6। यूनिट्स प्रोड्यूस का क्या रेशियो है, यूनिट्स प्रोड्यूस का रेशियो 1:3 है, तो मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कॉस्ट रेशियो क्या आएगा 1:1.8। तो 1:1.8 का रेशियो में आप लेबर को ब्रेक कर दो, दैट इज 4,48,000 को ब्रेक कर दो, तो आपको रफली आएगा 1,60,000 एंड 2,88,000। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स के बारे में क्या बोला है, पर यूनिट रेशियो इज सेम, मतलब कॉस्ट रेशियो पर यूनिट 1:1, फिर यूनिट्स प्रोड्यूस का रेशियो 1:3, करेक्ट। तो मतलब टोटल कॉस्ट रेशियो आएगा 1:3, तो 1:3 का रेशियो में आपको प्रोडक्शन ओवरहेड्स को ब्रेक करना है, 192 को 1:3 में ब्रेक कर दो, तो आपको आ जाएगा रफली 48,000 एंड 1,44,000। फिर क्या करना है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के बारे में क्या बोला है, 200% ऑफ लेबर कॉस्ट, तो जो भी लेबर कॉस्ट आया इंटू 200% कर दो, एडमिन का ओवरहेड्स आ जाएगा। सेलिंग का क्या करना है ₹1 पर यूनिट, सो अभी ₹1 किसके ऊपर अप्लाई करना है, नॉट प्रोड्यूस्ड, सोल्ड। सोल्ड इज 36,000, तो याद रखना ये मिस्टेक हो जाएगा, नहीं तो 40 पे नहीं करना है, 36 इंटू 1 करो, 36,000 रुपीज हो गया, करेक्ट। ये हो गया टोटल कॉस्ट, एंड सेलिंग प्राइस ऑलरेडी दिया हुआ है ₹30, टोटल कॉस्ट मालूम है, सेलिंग प्राइस मालूम है, माइनस कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2A। सो क्वेश्चन नंबर 2A हो गया सॉल्व, डन, क्लियर टिल हियर, एनी डाउट टिल हियर, समझ में आ रहा है। चलो अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट 2B की तरफ चलते हैं। क्या है 2B में, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है PQR एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट है XNY। इनका क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, वर्किंग आवर्स दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ मशीन HP दैट इज हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स, लाइट पॉइंट्स, फ्लोर स्पेस, एक्सपेंसेस क्या क्या दिया हुआ है, रेंट, रेट, जनरल लाइटिंग, इनडायरेक्ट वेजेस, पावर, डेप्री। सनरीज को कैसा ब्रेक करना है, डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे ब्रेक करना है।
एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कैसे करना है, एक्स का दिया हुआ है पी क्यू आर में कैसा तोड़ना है 45 15 30 एंड 10, वाई का कैसे करना है 35 25 30 10। प्रोडक्ट ए बना रहे हैं जो कैसा कर रहे हैं, ए पी क्यू आर से पास होगा 6 आवर्स 5 आवर्स 2 आवर्स रेस्पेक्टिवली। एंड डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए मटीरियल का 65 रुपीज़ पर यूनिट है, लेबर का 840 रुपीज़ पर यूनिट है। एंड क्या दिया हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू क्या करना है, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स अमॉन्ग प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट के बीच में खर्चा को बंटवारा करना है। प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट के बीच में खर्चा बंटवारा करना है, ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बाद में रिकवरी रेट निकालना है, बाद में कॉस्ट शीट बनाना है प्रोडक्ट ए का कॉस्ट शीट बनाना है। करेक्ट। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इसमें एक एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बराबर सुन लो। सबसे पहला क्या बनाओगे, स्टेटमेंट ऑफ ओवरहेड अपॉर्शनमेंट, दैट यू विल डू फर्स्ट। करेक्ट। उसके नीचे क्या कॉलम बनता है, पर्टिकुलर्स एंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, व्हाट इज द बेसिस, क्या अमाउंट है, एंड उसके बाद यू विल मेक द कॉलम पी क्यू आर एक्स वाई। करेक्ट। अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, डायरेक्ट वेजेस जो है वो एकदम की पॉइंट है, एक्स एंड वाई का लेना पड़ेगा, पी क्यू आर का नहीं लेने का, बिकॉज पी क्यू आर तो डायरेक्ट कॉस्ट शीट में जाएगा बिकॉज इट्स डायरेक्ट वेजेस, बट एक्स एंड वाई का लेना पड़ेगा। नहीं लेते हो तो यू टू पुट अ नोट ऑन दैट वाई यू आर नॉट टेकन। तो मॉड्यूल में दोनों ऑप्शन किया हुआ है, तो यू बेटर टेक इट, 2800 एक्स वाई का ले लो, डायरेक्ट वेजेस सबसे पहला खर्चा। फिर दो कौन सा खर्चा है, रेंट एंड रेट्स, क्या बेसिस पे ब्रेक करेंगे, वेरी इजी, फ्लोर स्पेस दिया हुआ है 2000 2500 3500 1000 एंड 1000, वो रेशियो पे ब्रेक कर दो फ्लोर स्पेस। रेंट एंड रेट्स को जनरल लाइटिंग क्या बेसिस पे ब्रेक करेंगे, लाइट पॉइंट्स पे ब्रेक करेंगे 20 10 15 5 10। बाद में क्या है, इनडायरेक्ट वेजेस क्या बेसिस पे ब्रेक करेंगे, डायरेक्ट वेजेस का रेशियो पे ब्रेक कर दो। बाद में क्या दिया हुआ है, पावर किसके ऊपर ले जाएगा, HPR, दैट इज हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स पे जाएगा। बाद में क्या है, डेप्रिसिएशन, दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ मशीन्स। बाद में क्या है, सनरी, वो तो डायरेक्ट बोला है, डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे कर दो, तो टोटल आ जाएगा ऑफ द ओवरहेड्स अपॉर्शनड। इसको हम क्या बोलते हैं, याद है आपको, दिस इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी अपॉर्शनमेंट। तो प्राइमरी अपॉर्शनमेंट पूरा हो गया, तो आप टोटल कर दो पी क्यू आर एक्स वाई, सो टोटल ऑफ मतलब टोटल ओवरहेड्स आफ्टर प्राइमरी अपॉर्शनमेंट आ गया। फिर क्या करेंगे, सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट, मतलब क्या करना पड़ेगा, एक्स का खर्चा बांटेंगे किसके बीच में, पी क्यू आर एन वाई। बाद में किसका खर्चा बांटेंगे, वाई का खर्चा बांटेंगे किसके बीच में, पी क्यू आर एंड एक्स। ये साइकिल चलेगा, शायद 1-2 राउंड साइकिल चलेगा, बिकॉज आप जब भी एक्स का बांटोगे तो वाई में आ जाएगा, फिर वाई का बांटोगे तो एक्स में आएगा, वापस एक्स में बाकी रहेगा तो एक्स का वापस बांटो, फिर वापस वाई में आएगा, वाई का बांटो, शायद 2 साइकिल तक जाएगा। जब अमाउंट एकदम नेग्लिजिबल हो जाएगा, 2 रुपया 1 रुपया, तब आप छोड़ दीजिए। मेरे ख्याल से यहाँ पर इट विल गो अप टू द 2 साइकिल्स, थर्ड साइकिल में इट विल गेट क्लोज्ड। तो जो टोटल आएगा दैट इज योर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, जिसका एब्जॉर्प्शन रेट ढूंढना है। तो किसका ढूंढना पड़ेगा, पी क्यू आर, एक्स वाई तो 0 हो गया, तो पी क्यू आर में जो ओवरहेड्स आएगा दैट इज अ एस्टिमेटेड ओवरहेड्स। करेक्ट। उसको किससे डिवाइड करेंगे, हमारे पास एक ही ऑप्शन है एक्स वाई का, पी क्यू आर का, दैट इज वर्किंग आवर्स, एक ही ऑप्शन है, तो हम वर्किंग आवर्स से डिवाइड कर देंगे। तो जो भी ओवरहेड्स आया है उसको वर्किंग आवर्स 13,191 7,598 14,995 इनसे डिवाइड कर दो, तो आपको आ जाएगा एब्जॉर्प्शन रेट पर आर आ जाएगा पी क्यू एंड आर। डन। उसके बाद आप कॉस्ट शीट बना दो ए का। कैसा कॉस्ट शीट बनाएंगे, डायरेक्ट मटेरियल ए का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 65 रुपीज़, वो तो डायरेक्ट आ जाएगा। लेबर का 40 रुपीज़ दिया हुआ है, वो भी डायरेक्ट आ जाएगा। दोनों का टोटल कर दो, प्राइम कॉस्ट आ गया। फिर कौन सा खर्चा ऐड करना है, पी का खर्चा ऐड करना है, क्यू का खर्चा ऐड करना है एंड आर का खर्चा ऐड करना है। कैसे करेंगे, जो भी रेट आया ना आपको, वो रेट को क्या करना पड़ेगा, 6 आवर्स पीक से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो क्यू का रेट है उसको 5 आवर से करना पड़ेगा, और जो आर का रेट है उसको 2 आवर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको अपना टोटल कॉस्ट शीट मिल जाएगा। आई होप यू आर क्लियर ऑन दैट। यस। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 है इज ऑन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एबीसी का डेटा दिया हुआ है, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस दिया है, वॉल्यूम वेरिएंस दिया है, बजटेड ओवरहेड दिया है जून 2020 का, बजटेड आवर्स दिया हुआ है, एक्चुअल रेट ऑफ रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स इज गिवन, एंड क्या ढूंढना है, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ये बहुत सिंपल है, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस
क्यों सिंपल है? बिकॉज जो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस दिया हुआ है 2800, उसका दो पार्ट होता है ना. फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज ए फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड दूसरा पार्ट इज कॉल्ड एज ए फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस. तो टोटल 2800 है, उसमें से एडवर्स एंड उसमें से वॉल्यूम 2000 एडवर्स है, तो ऑब्वियसली जो बाकी बचा 800 एडवर्स इज एक्सपेंडिचर वेरिएंस. सिंपल. तो फर्स्ट पार्ट हो गया. दूसरा पार्ट में क्या बोलता है? एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर ढूंढो. अभी बजटेड ओवरहेड्स तो दिया हुआ है 12000, बजटेड ओवरहेड्स 12000 दिया हुआ है और वॉल्यूम अपना बजट ओवरहेड 12000 दिया हुआ है और एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या है? 800 एडवर्स है. 800 एडवर्स मतलब आपका एक्चुअल खर्चा इज मोर, एक्चुअल खर्चा इज मोर देन द बजटेड. कितना? 800 रुपए से. तो अगर बजटेड 12000 है तो ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर वेरिएंस 800 का है, तो आपका जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर होगा विल बी 12000 प्लस 800 12800. ओके. फिर क्या बोलता है? एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन. दिस वेरी नाइस. यहां पर क्या दिया है? एक्चुअल रेट ऑफ रिकवरी दिया है. एक्चुअल रेट ऑफ रिकवरी कैसा ढूंढा रहेगा? एक्चुअल ओवरहेड्स अपॉन एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल ओवरहेड्स अपॉन एक्चुअल आवर्स. अभी इसमें रेट 8 रुपए का है, एक्चुअल ओवरहेड्स अभी हमने ढूंढा 12800 है, तो एक्चुअल आवर्स मिल जाएगा. गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स अगेन सिंपल. और क्या बोलते हैं ये लोग? ये लोग बोल रहे हैं फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस. बच्चों ये फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस नंबर ऑफ डेज नहीं दिया है, तो नंबर ऑफ डेज नहीं दिया रहता तो हम क्या करते हैं? जो बजटेड आवर्स है और एक्चुअल आवर्स है उसको कंपेयर कर दो. करेक्ट. जो बजटेड आवर्स है एक्चुअल आवर्स है उसको कंपेयर करके कैपेसिटी वेरिएंस ढूंढते हैं. बजटेड आवर्स कितना है मेरा? 2400 और एक्चुअल आवर्स कितना आया रहेगा मेरा? तो वहां पर हमने अभी किया था 12800 डिवाइड बाय 8 अगर हम करते हैं तो अराउंड 1600 आवर्स आ रहा है. बराबर है. तो मतलब बजटेड आवर्स 2400, एक्चुअल आवर्स 1000 सॉरी बजटेड आवर्स 2400, एक्चुअल आवर्स 1600 हमने निकाला हुआ है. करेक्ट. तो जो डिफरेंस है 800 दैट इज अंडर यूटिलाइजेशन. करेक्ट. कैपेसिटी का अंडर यूटिलाइजेशन. उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? एस्टिमेटेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर. एस्टिमेटेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर कैसा आएगा? एस्टिमेटेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर. व्हाट इज एस्टिमेटेड ओवरहेड्स? 12000. व्हाट इज एस्टिमेटेड ओवर आवर्स? 2400. तो डिवाइड कर दो तो 5 रुपए का रेट आएगा. करेक्ट. तो 800 हमारा डेफिसिट था, इनटू 5 कर दो तो 4000 एडवर्स विल बी योर कैपेसिटी वेरिएंस. फिर क्या चाहिए बच्चों? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन एंड फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस. फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस चाहिए. ये बहुत सिंपल है. अभी हमारा जो वॉल्यूम वेरिएंस है उसका ब्रेकअप इज व्हाट? कैलेंडर वेरिएंस, जो है ही नहीं. फिर क्या है? कैपेसिटी वेरिएंस, जो हमने ऑलरेडी ढूंढ लिया है 4000 एडवर्स. फिर क्या रहता है? एफिशिएंसी वेरिएंस. तो ये 2000 एडवर्स तो ऑलरेडी है, उसमें से 4000 एडवर्स कैपेसिटी वेरिएंस है, तो बाकी जो बचा एफिशिएंसी वेरिएंस है विच हैज टू बी 2000 फेवरेबल. यू गॉट माय पॉइंट? तो 2000 फेवरेबल आ गया एफिशिएंसी वेरिएंस. अब ये क्या बोलता है? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन. तो बच्चों एफिशिएंसी वेरिएंस कैसा आता है? वो क्या कंपेयर करते हो? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन एंड एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू द एस्टिमेटेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर. इसमें से क्या मालूम है? वेरिएंस मालूम है 2000 फेवरेबल है. स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ढूंढना है. एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ऑलरेडी ढूंढा हुआ है 1600. रेट मालूम है 5 रुपए का, तो कर दो. एक ही मिसिंग फिगर है, आंसर आ जाएगा. दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2A. आगे बढ़ते हैं 2B की तरफ चलते हैं. ये 2B जो है हमारा EOQ का क्वेश्चन है. EOQ वाला क्वेश्चन है. क्या बोला है? एन automobile company purchases 27,000 spare parts for its annual requirement. That is your capital A. Cost per order is 240 rupees. The order cost per order is 240. And annual carrying cost of average inventory is 12.5%. And each spare part cost rupees 50. तो आपका कैरिंग कॉस्ट 12.5% है. किसके ऊपर करोगे आप? 50 रुपए के ऊपर करोगे. तो 50 रुपया इंटू 12.5% कर दो तो आपका कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आ जाएगा. एट प्रेजेंट द ऑर्डर साइज इज 3000 स्पेयर पार्ट्स. मतलब अभी प्रेजेंटली वो लोग 3000 यूनिट्स के हिसाब से ऑर्डर कर रहा है. एज्यूम द नंबर ऑफ डेज इज 360. ओके. क्या बोला है? हाउ मच
द कंपनीज कॉस्ट वुड बी सेव्ड बाय ऑप्टिंग फॉर EOQ मॉडल। तो वो लोग बोलते हैं EOQ के हिसाब से अगर मैं जाता हूं तो कितना सेविंग होगा। तो उसके लिए पहले आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, EOQ ढूंढना पड़ेगा। कैसा ढूंढेंगे EOQ, एनुअल रिक्वायरमेंट कितना था 27,000 और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या था 240 रुपीज एंड कैरिंग कॉस्ट क्या था 50 रुपीज इंटू 12.5% विच कम्स टू 6.25। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, रूट ऑफ 2 into annual requirement is 27,000 into order cost is 240 divide by 6.25 carrying cost, तो आपका आंसर आ जाएगा 1440। अच्छा, हमको कितना सेविंग होगा EOQ में आने से, ये पूछ रहे हैं ना ये लोग। तो पहला पता लगाओ कितना खर्चा हो रहा है ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट का अंडर EOQ का क्वांटिटी क्या है 1440 का है। कैसा करते हैं हम, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसा करते हैं, टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट अपॉन द 1440 जो आपका EOQ है इनटू द ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर दैट इज 240 रुपीज। मतलब 27,000 डिवाइड बाय 1440 इंटू 240 रुपीज विल गिव यू द टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कैसा करते हैं Q/2 इंटू C। Q क्या है 1440 डिवाइड बाई 2 इंटू 6.25 कर दो आप, तो 9,000 रुपये आएगा। अच्छा, ये लोग बोलो लेकिन अभी तो हम 3,000 के हिसाब से ऑर्डर कर रहे हैं, तो 3,000 के हिसाब से कैरिंग कॉस्ट भी ढूंढ लो, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी ढूंढ लो। कैसा करेंगे 27,000 डिवाइड बाई 3,000 इंटू 240 प्लस 3,000 डिवाइड बाई 2 इंटू 6.25, सो दैट विल कम टू अराउंड 11,535 आ रहा है। तो 9,000 EOQ के हिसाब से आ रहा है और अभी जो अपना एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें 11,535 आ रहा है, तो एक्स्ट्रा आपको 2,535 इनकर करना पड़ेगा। करेक्ट। और क्या पूछ रहे हैं, व्हाट एल्स दे आर आस्किंग यू, दे आर आस्किंग यू द रीऑर्डर पॉइंट इफ द लीड टाइम इज 12 डेज। 12 दिन का लीड टाइम है, तो कितना आपको, व्हाट शुड बी द रीऑर्डर पॉइंट। तो अभी यहाँ पर बाकी कोई डेटा नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, तो 12 दिन का हमारा रिक्वायरमेंट क्या ढूंढेंगे, कैसा निकालेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ 12 डेज। 27,000 पूरा साल का रिक्वायरमेंट है, कितना दिन का साल है 360 रुपीज। करेक्ट। तो 27,000 डिवाइड बाई 360 करेंगे हम, तो एक दिन का रिक्वायरमेंट विल बी यूल गेट द 1 डे रिक्वायरमेंट इंटू 12 कर दो, तो 12 दिन का रिक्वायरमेंट आ गया, मतलब 900 यूनिट्स का रिक्वायरमेंट आ गया। तो जैसे ही 900 यूनिट्स पे आएगा तो आप ऑर्डर कर दो, तो जैसे ही आपका सामान आएगा तब तक आपका स्टॉक आउट नहीं होगा। करेक्ट। सो 900 यूनिट्स विल बी द रीऑर्डर पॉइंट। हाउ फ्रीक्वेंटली शुड द ऑर्डर बी प्लेस्ड, तो क्या करेंगे हम, हाउ फ्रीक्वेंटली द ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड, उसके लिए क्या मालूम होना चाहिए कितना बार हम ऑर्डर कर रहे हैं। तो 27,000 डिवाइड बाय 1440 करेंगे तो 18.75 टाइम्स ऑर्डर करना पड़ेगा पूरा साल में। एक साल में 360 डेज पकड़ा है ये लोग ने, सो 360 डिवाइड बाय 18.75 कर दो, तो 19.2 डेज, मतलब एवरी 19.2 डेज में आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3A। 4A की तरफ चलते हैं। ये प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, जहां पर मटेरियल ओपनिंग स्टॉक में 3,000 यूनिट है, मटेरियल दिया है, लेबर दिया है सेपरेट। मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस 1 इज गिवन एंड लेबर इज गिवन, ओवरहेड्स इज गिवन, यूनिट स्क्रैप्ड का डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है, देन क्लोजिंग WIP का डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है, यूनिट्स फिनिश्ड एंड ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 दिया हुआ है, नॉर्मल लॉस 4% है ऑफ द टोटल इनपुट इंक्लूडिंग द ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग WIP, scrap is 62.5, prepare a statement of equivalent production। equivalent production का statement बनाना है, cost of per equivalent unit, process 1 account, normal loss account, abnormal loss account, मतलब ये typical equivalent units का question है। करेक्ट है। तो हम क्या कर देंगे, सबसे बेस्ट एंड ईजीएस्ट इज सीधा प्रोसेस अकाउंट बना दो, सबसे ईजी। करेक्ट। तो क्या है, ईजी बन जाएगा, टैली भी यू विल एग्जैक्टली बी एबल टू टैली द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑल्सो, इट विल बी ईजी एंड फास्ट। तो प्रोसेस 1 का अकाउंट बना दो, तो प्रोसेस 1 का डेबिट साइड पे क्या आएगा, प्रोसेस 1 का डेबिट साइड पे आएगा टू ओपनिंग WIP। कितना यूनिट है ओपनिंग WIP पे, देखो 3,000 यूनिट है और मटेरियल का कॉस्ट कितना है 1,80,500 प्लस 32,400 प्लस ओवरहेड्स, सो सबका टोटल विल कम इन द डेबिट साइड ऑफ प्रोसेस 1 अकाउंट। बाद में टू मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड 42,000 यूनिट्स है, 36,04,000 का है, लेबर का खर्चा है, ओवरहेड्स का खर्चा है, वो डेबिट साइड पे आ गया। क्रेडिट साइड पे क्या आएगा बच्चों, सबसे पहला आना चाहिए नॉर्मल लॉस। कितना परसेंट है नॉर्मल लॉस, 4% बोल रहे हैं लोग नॉर्मल लॉस। किस पे, वो बोलते हैं टोटल इनपुट इंक्लूडिंग द ओपनिंग WIP। कितना का इनपुट किया बच्चों, हमने इनपुट किया है 42,000 का इनपुट है,
इंक्लूडिंग ओपनिंग WIP 3000 का है, तो 42,000 प्लस 3000 मतलब 45,000 हो गया, उसका 4% करेंगे तो 1800 हो गया, तो 1800 यूनिट्स नॉर्मल लॉस है। तो किधर आएगा, क्रेडिट साइड पे, बाय नॉर्मल लॉस 1800 यूनिट्स, करेक्ट। उसका स्क्रैप वैल्यू भी दिया हुआ है, 62.5 का स्क्रैप वैल्यू है, मल्टीप्लाई करके आउटर कॉलम में लिख दो, बराबर है। और क्या बोलते हैं, देन ये लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोसेस 2 में ट्रांसफर कितना किया वो भी दिया हुआ है, यूनिट्स फिनिश्ड एंड ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 इज 36,000, करेक्ट। उसका वैल्यू नहीं मालूम है, बट क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। और क्या मालूम है, क्लोजिंग WIP 4,200 है, तो बाय क्लोजिंग WIP आ जाएगा, दैट्स बैलेंस कैरीड डाउन आ जाएगा 4,200, करेक्ट। अब ये यूनिट स्क्रैप में देखो 4,800 है, उसमें से 1800 नॉर्मल लॉस है, मतलब 3000 क्या होगा बाकी का, एबनॉर्मल लॉस। तो क्रेडिट में क्या क्या आया, बाय नॉर्मल लॉस 1800, बाय एबनॉर्मल लॉस 3000, बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 36,000, बाय क्लोजिंग WIP 4,200, तो आपका यूनिट्स का कॉलम एग्जैक्ट टैली हो जाएगा, करेक्ट। अभी क्या ढूंढना है, सिर्फ वैल्यूज ढूंढना है, किनके कॉस्ट ढूंढना है, किसके कॉस्ट ढूंढना है, एबनॉर्मल लॉस का, ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 का, और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ढूंढना है, करेक्ट। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स बना देंगे, जो हमारा सब क्वेश्चन 1 है। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स कैसा बनता है आपको पता है अच्छे से, पर्टिकुलर्स है, करेक्ट। उसके बाद यू कैन से द यूनिट्स, देन यू हैव मटेरियल का परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन यूनिट्स, लेबर एंड ओवरहेड्स का परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन यूनिट्स। लेबर ओवरहेड्स को आप कंबाइन कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर देख रहे हो आप लेबर एंड ओवरहेड्स का डायरेक्ट कंबाइन, मतलब द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इज द सेम। जैसा स्क्रैप में देखोगे तो 70% है, क्लोजिंग WIP में देखोगे तो 50% है, करेक्ट। अभी स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स में क्या आएगा बच्चों, ओपनिंग WIP सबसे पहला आएगा, कितना है 3000 यूनिट्स, इसका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन नहीं दिया हुआ है, तो विल एज्यूम इट टू बी सेम एज क्लोजिंग WIP, एज्यूम इट टू बी सेम एज क्लोजिंग WIP। जैसा मटेरियल का 100% लग जाता है, लेबर ओवरहेड्स का 50% लगता है, तो विल एज्यूम इट टू बी सेम एज क्लोजिंग WIP। तो मटेरियल में हम क्या करेंगे, डैश, बिकॉज पूरा 100% पहले ही लग चुका है, बाद में 50% आएगा 3000 का, दैट इज 1500। यू गेटिंग माय पॉइंट। सो 1500 आएगा ओवरहेड्स एंड लेबर का। फिर क्या आएगा, स्टार्टेड एंड फिनिश्ड, ये पीरियड में कितना स्टार्ट और फिनिश हुआ रहेगा। देखो बच्चों कितना ट्रांसफर हुआ है, 36,000 ट्रांसफर हुआ है प्रोसेस 2 में, उसमें से 3000 तो ऑलरेडी ओपनिंग WIP में था, मतलब ये साल कितना स्टार्ट और फिनिश हुआ रहेगा, 33,000, 36 माइनस 3000, 33,000। सो 33,000 पूरा मटेरियल लगा 100%, लेबर ओवरहेड्स भी पूरा लगा रहेगा 100%, बराबर। उसके बाद क्या करेंगे, नॉर्मल लॉस आएगा, नॉर्मल लॉस 1800 यूनिट है, वो तो हमको कंसीडर नहीं करना है, तो तीनों में डैश आ जाएगा। एबनॉर्मल लॉस 3000 का है, सो 3000 में क्या हो गया, कितना पार्ट लेबर का, मटेरियल का पूरा 100% लगा है, सो मतलब 3000 का 100%, 3000 आ गया, लेबर एंड ओवरहेड्स का 70% मतलब 2100, करे। फिर क्या बचा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP आ गया, उसका मटेरियल में 100% है, कितना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP है, 4200 है, 100% इज 4200, पूरा आएगा, लेबर ओवरहेड्स का 50% विच इज 2100। आई होप यू आर क्लियर। सो मटेरियल्स का टोटल करो, विल कम टू 40,200, लेबर ओवरहेड्स का टोटल करो, विल कम टू 38,700। आई होप यू आर क्लियर ऑन दैट। तो ये हो गया इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का स्टेटमेंट। फिर क्या चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, पर इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, वी विल बी डूइंग द सिस्टम whereby we have the breakups, correct, so we'll use the breakup का एडवांटेज ले लेते हैं हम। तो ब्रेकअप का एडवांटेज ले लेंगे तो क्या करेंगे, जो मटेरियल है हमारा उसका खर्चा कितना हुआ है, 36 लाख 4,000 हुआ है, उसमें क्या करेंगे, प्लस क्या प्लस करना पड़ेगा, 1,80,500 ओपनिंग का मटेरियल है, माइनस नॉर्मल लॉस कर दो, 1,12,500 का नॉर्मल लॉस है, तो नेट कॉस्ट आएगा, जो भी नेट कॉस्ट आया 36,72,000 उसको डिवाइड कर दो इक्विवेलेंट यूनिट्स, जो इक्विवेलेंट यूनिट्स कितना था 40,200 प्लस 3,000 ऐड करना पड़ेगा ओपनिंग WIP का, बिकॉज हमने ओपनिंग WIP का कॉस्ट लिया है, तो 43,200 हो गया, तो 85 रुपीज पर यूनिट आएगा। लेबर में चले जाते हैं, 32,400 ओपनिंग WIP का कंसीडर करो, प्लस 4,50,000 कंसीडर करो, एंड इक्विवेलेंट यूनिट्स कितना है हमारा 38,700 है, उसमें ऐड कर दो 1500 ओपनिंग WIP का, तो 40,200 आ जाएगा, 12 रुपये का रेट आएगा। फिर ओवरहेड्स में सेम तरीका 90,000 प्लस 15 लाख 18,000
एंड उसका भी इक्विवेलेंट यूनिट्स 40,200 का है, डिवाइड कर दो 40 रुपीज आएगा, करेक्ट। ये हो गया क्लियर। सो कॉस्ट भी हो गया। प्रोसेस वन अकाउंट में वैल्यूज डाल दो। एबनॉर्मल लॉस का क्या करोगे, आपको पता है वैल्यू कैसा ढूंढेंगे एबनॉर्मल लॉस का। मटेरियल का तो पूरा 3000 यूनिट इंटू 85, लेबर ओवरहेड्स का क्या करना पड़ेगा 70%, मतलब 2100 यूनिट इंटू लेबर ओवरहेड्स का टोटल कितना है 12 + 40 52। सो 2100 इंटू 52 कर दो तो एबनॉर्मल लॉस का टोटल आ जाएगा। प्रोसेस टू के लिए क्या करना है, आपको पता है 36,000 यूनिट्स है इंटू 85, एंड वहां पर भी 36,000 इंटू 52 रुपीज। सो दैट विल गिव यू द लेबर अपना कॉस्ट फॉर ट्रांसफर टू प्रोसेस टू। देन क्लोजिंग WIP का आपका 4200 यूनिट है तो मटेरियल तो पूरा 85 लगा, लेबर ओवरहेड्स में सिर्फ 50% है तो 2100 इंटू 52 कर दो तो क्लोजिंग स्टॉक भी आ जाएगा। दैट विल फिनिश योर फर्स्ट 3 पार्ट्स, करेक्ट। नॉर्मल लॉस अकाउंट में क्या होगा, प्रोसेस वन से ट्रांसफर आएगा, कितना आएगा आई थिंक 1800 यूनिट्स इंटू 62.5 तो ऑलरेडी किया हुआ है हमने, दैट इज 1,12,500। क्रेडिट में क्या आएगा, बाय कैश बैंक आ जाएगा, सेम 1800 एंड 1,12,500। एबनॉर्मल लॉस में क्या आएगा, टू प्रोसेस वन अकाउंट 3000, जो भी टोटल कॉस्ट आया हमने प्रोसेस वन से वो लिख दो। बाद में क्या आएगा, बाय कैश बैंक, बाय कैश बैंक। आर वी क्लियर ऑन दैट? सो दैट इज हाउ। सो फ्रेंड्स, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट की बात कर रहे थे हम। सो एबनॉर्मल लॉस में क्या आएगा, प्रोसेस वन अकाउंट से ट्रांसफर होगा टू प्रोसेस वन अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस है हमारा 3000 यूनिट्स का, करेक्ट, एंड वहां पर वैल्यूएशन ऑलरेडी हो चुका है एबनॉर्मल लॉस का, करेक्ट। सो बाय क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, बाय कैश बैंक, कितना यूनिट है 3000 इंटू द 62.5 रुपीज उसका स्क्रैप वैल्यू है, करेक्ट, एंड सो वो अमाउंट आ जाएगा क्रेडिट साइड का कॉलम में। देन बाकी का जो बैलेंसिंग फिगर है दैट विल बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L। सो यू विल राइट बाय कॉस्टिंग P&L अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। आई होप यू आर क्लियर। दैट फिनिशेस योर क्वेश्चन नंबर 4A। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4B। यहां पर क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ 2 वर्कर्स R&S फॉर द मंथ। बेसिक वेजेस दिया है, DA दिया हुआ है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑन बेसिक वेजेस पे, कंट्रीब्यूशन टू ESI बेसिक वेजेस पे, ओवर टाइम 20 आवर्स है, नॉर्मल वर्किंग आवर्स 200 का है, ओवर टाइम इज पेड एट डबल द नॉर्मल वेजेस एंड DA, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड आर इक्वल रेट्स विद एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, both workers are employed on jobs A, B and C in the following proportions। सो ABC में R ने कितना % काम किया है, S ने कितना % काम किया वो दिया हुआ है। ओवर टाइम वॉज डन ऑन जॉब ए। ओके, क्या कैलकुलेट करना है, ऑर्डिनरी वेज रेट पर आर। ऑर्डिनरी वेज रेट पर आर, वेज रेट पर आर क्या है, मतलब कंपनी क्या रेट से पे कर रहा है R&S को। तो हमको क्या करना है, विल स्टार्ट विद द कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डिनरी वेज रेट। ऑर्डिनरी मतलब जो 200 नॉर्मल आवर्स उसका ही कैलकुलेट करना है, करेक्ट। तो इनको महीने में कितना पगार दिया है एंड 200 आवर्स के हिसाब से हम डिवाइड कर देंगे तो ऑर्डिनरी वेज रेट आ जाएगा। तो क्या क्या कंपनी ने क्या क्या दिया, इट इज अ कॉस्ट विच इज बोर्न बाय द कंपनी टुवर्ड्स दिस टू वर्कर R&S। तो क्या क्या इंक्लूड करेंगे हम, सो हम कॉलम क्या बनाएंगे, पर्टिकुलर्स RS, उसमें क्या पे करेंगे, बेसिक वेजेस 15,000 30,000, DA 50% तो 7,500 एंड 15,000, कॉन्ट्रीब्यूशन टू EPF दैट इज 7% ऑफ बेसिक वेजेस। बेसिक वेजेस में क्या आएगा 15,000 का 7% एंड वहां पर 30,000 का 7.5%, फिर कॉन्ट्रीब्यूशन टू ESI 2% ऑफ 15,000, 2% ऑफ 30,000, ऑल दिस आर बोर्न बाय द कंपनी, सो इट इज अ कॉस्ट फॉर द कंपनी, बराबर। तो टोटल कर दो, तो अगर आप इसका टोटल करोगे तो लेबर कॉस्ट आ जाएगा कंपनी का, ये 4 कंपोनेंट का, तो जो भी कॉस्ट आएगा टोटल ऑफ दिस 4 कंपोनेंट्स डिवाइड बाय 200 कर दो R&S का, तो आपको रेट आ जाएगा, द रेट विल कम टू 119.25 रुपीज एंड 239.25 रुपीज, दैट्स अ पर आवर वेज रेट हो गया ऑफ R&S। ओके, ये हो गया सब क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन। एलोकेट द वर्कर्स कॉस्ट टू ईच ऑफ द जॉब A, B एंड C। तो वर्कर का जो कॉस्ट है वो कौन बेयर करने वाला है, ऑब्वियसली द जॉब्स A, B, C। अभी इसमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल वेज रेट तो ऑलरेडी है हमारे पास, करेक्ट। अभी हमको ओवर टाइम वेज रेट ढूंढना पड़ेगा। ओवर टाइम वेज रेट कैसा ढूंढना है, ये लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल वेजेस
एंड डीए का डबल द रेट. सो नॉर्मल वेजेस मतलब बेसिक आ गया, तो बेसिक का जो है 15,000 रुपया है, प्लस डीए का कितना है 7,500 है, डिवाइड बाय 200 will give you the average of normal wages plus dearness allowance. मतलब 15,000 plus 7,500 divide by 200 is a normal wage per hour into 2, डबल कर रहे हैं हम, तो आ जाएगा 225 रुपीज आर का. उसी तरह से करो 30,000 प्लस 15,000 45,000 डिवाइड बाई 200, दैट इज अ नॉर्मल वेजेस प्लस डीए का एवरेज रेट आ जाएगा, इंटू 2 कर दो तो 450 आ जाएगा, दैट इज ओवर टाइम चार्जेस हो गया. करेक्ट. अच्छा, अभी क्या करना है, अभी जॉब इनका मतलब जो लेबर कॉस्ट आर एंड एस का ए बी सी के बीच में कैसा अपॉर्शन हुआ है, तो हम क्या करेंगे, फिर से नया टेबल बना देंगे. पर्टिकुलर्स ए बी सी, आर का पगार कैसा लेंगे हम, आर का जो वेज रेट है हमको पता है 119.25 है, नॉर्मल वेजेस पहला चार्ज करेंगे. तो कैसा करेंगे, 200 आवर्स टोटल काम किया है इनटू उसका 75% इज टुवर्ड्स ए, इनटू that will give you the number of hours, मतलब 200 hours into 75% is 150 hours into 119.25 कर दो, that will give you the normal wages of R which is apportioned to A. फिर B के लिए कैसा करोगे, 200 into 10% is 20 hours into उनका वेज रेट 239.25 है, सॉरी R का ही करना है तो into 119.25 है, वो कर दो तो B को कितना अपॉर्शन हुआ वो मालूम पड़ेगा. फिर C के लिए सेम 200 आवर्स इंटू 15% इज 30 आवर्स, तो 30 आवर्स इंटू 119.25. करेक्ट. अच्छा, फिर क्या R का क्या अपॉर्शन करना है, ओवर टाइम कितना आवर्स है, ओवर टाइम 20 आवर्स, एंड क्या रेट था हमारा R का ओवर टाइम 225, सो 20 आवर्स इंटू 225 कर दो तो आर का ओवर टाइम वेजेस भी आ जाएगा. फिर किसके पास जाएंगे, एस के पास जाएंगे. एस ने 200 आवर्स काम किया हुआ है, इनटू 40% इज 80 इंटू उनका एवरेज रेट इज 239.25, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा. फिर बी में क्या करेंगे, 200 आवर्स है इंटू 20% 40 आवर्स इंटू 239.25. फिर आर में चले जाओ, 200 आवर्स इंटू 40% इज 80 आवर्स इंटू 239.25. करेक्ट. ये हो गया नॉर्मल वेजेस का अपॉर्शनमेंट. फिर क्या करना है, एस का ओवर टाइम रेट क्या था, 450 आवर्स था, 450 रुपीज का रेट था, इंटू 20 आवर्स कर दो तो हाउ मच ऑफ ओवर टाइम ऑफ एस विल गो टू ए. सो टोटल कर दो तो आपको कॉस्ट मिल जाएगा ऑफ द जॉब्स ए बी सी. आई होप यू आर क्लियर ऑन दैट. Fine. Sub question C says discuss any 4 objectives of timekeeping in relation to attendance and payroll wages. ये हमारा मॉड्यूल में है, डायरेक्ट क्वेश्चन है तो यू कैन डायरेक्टली रेफर टू दैट. क्वेश्चन नंबर 5A, ये फिर से मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सिर्फ उन्होंने नंबर चेंज किए हुए हैं. शायद SEZ बिल्ट 120 किलोमीटर्स है, शायद मॉड्यूल में 60 किलोमीटर्स कुछ है. करेक्ट. सो दे हैव गिवन एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन, ओनली नंबर्स आर चेंज. तो कौन सा चैप्टर रेफर करना है आपको, सर्विस कॉस्टिंग करके चैप्टर है, वहां पर जाना है, वहां पर इलस्ट्रेशन है, आई थिंक इलस्ट्रेशन 10 और समथिंग लाइक दैट. सो यू कैन रेफर टू दैट. ओनली नंबर्स हैव बीन चेंज्ड बट एवरीथिंग एल्स इज द सेम. तो आपको सिर्फ वहां से कॉपी करना है, नंबर चेंज करो, आंसर्स मिल जाएगा आपको. दैट इज 5A. ओके. बाद में क्या है, सब क्वेश्चन नंबर बी 5B क्या बोल रहा है, ABC लिमिटेड इज एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट जूसेस, एप्पल, ऑरेंज एंड मिक्स फ्रूट. इनका क्या दिया हुआ है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड दिया है, मटेरियल कॉस्ट दिया है, लेबर दिया हुआ है पर यूनिट, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स, नंबर ऑफ डिलीवरीज, शेल्फ स्टॉकिंग आवर्स एंड ओवरहेड्स आर इनकर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द मंथ. मतलब मंथ का ओवरहेड्स कॉस्ट दिया है. क्या 3 ओवरहेड्स है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है, डिलीवरिंग कॉस्ट है, शेल्फ स्टॉकिंग कॉस्ट है. ये 3 ओवरहेड्स है. करना क्या है आपको, कैलकुलेट द कॉस्ट ड्राइवर रेट. मतलब ABC का है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर का है, कॉस्ट ड्राइवर रेट. तो हमको सबसे पहला एक्टिविटी क्या क्या है ओवरहेड्स में, सबसे पहला है ऑर्डरिंग कॉस्ट, उसका ड्राइवर इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स. तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना है, तो आपको ऑर्डर्स का टोटल करना पड़ेगा. किधर है ऑर्डर्स, दैट इज नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स जो है. सो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स की तरफ ध्यान दो, 34 प्लस 32 प्लस 14. सो आपका आ जाएगा टोटल परचेज ऑर्डर्स 80. सो आपको क्या करना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितने का है, 64,000 का ऑर्डरिंग कॉस्ट है,
ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर्स आर 80, तो 64,000 डिवाइड बाय 80 कर दो, तो 800 रुपीज इज द कॉस्ट ड्राइवर रेट फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट. उसी तरह डिलीवरी कॉस्ट का करना है. सो एक्टिविटीज डिलीवरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ डिलीवरीज कितना है ये टेबल में दिया है. नंबर ऑफ डिलीवरीज 110 प्लस 64 प्लस 52 कर दो, तो टोटल आ जाएगा 226. एंड कॉस्ट कितना है 158,200, तो 158,200 डिवाइड बाई 226 कर दो, तो आपको कॉस्ट ड्राइवर रेट आ जाएगा. उसका भी रफली 700 आ रहा है. देन शेल्फ स्टॉकिंग कॉस्ट 87,560 है. नंबर ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग आर से करना पड़ेगा. कहाँ पर है ऊपर टेबल में 110 प्लस 160 प्लस 270 दैट कम्स टू 440. तो आप 87,560 को डिवाइड कर दो 440 से, 199 रुपीज़ का रेट आ रहा है कॉस्ट ड्राइवर रेट. सो दैट इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सेकेंड पार्ट में क्या करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट ढूंढना है एबीसी के हिसाब से. टोटल कॉस्ट मतलब कॉस्ट शीट कर दो आप. तो क्या कर देंगे हम, कॉलम कैसे बनाएंगे, पर्टिकुलर्स, एप्पल, ऑरेंज एंड मिक्स फ्रूट, 3 कॉलम रहेगा. उसमें क्या कॉस्ट इंक्लूड करेंगे, सबसे पहला यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड 10,000, 15,000, 20,000. बाद में डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट है 8 रुपीज़, तो 10,000 इंटू 8. ऑरेंज में आएगा 15,000 इंटू 6, बाद में उधर आएगा 20,000 इंटू 5. बाद में लेबर का पर यूनिट 5 रुपीज़ है, सो 10,000 इंटू 5, 15,000 इंटू 4, 20,000 इंटू 3, तो टोटल आ जाएगा आपका प्राइम कॉस्ट. करेक्ट. उसके बाद क्या ऐड करना है आपको, डिलीवरी ऑर्डरिंग कॉस्ट ऐड करना है. व्हाट वाज ऑर्डरिंग कॉस्ट का रेट 80 रुपीज़. तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है इसका 34 है, तो 34 इंटू 80 कर दो. ऑरेंज के लिए 32 इंटू 80 कर दो. मिक्स फ्रूट के लिए 14 इंटू 80 कर दो. नंबर ऑफ डिलीवरीज 110 है, उसका रेट क्या था 700 रुपीज़ का रेट है, तो 110 इंटू 700, 64 इंटू 700 एंड 52 इंटू 700. फिर सेल्फ स्टॉकिंग कॉस्ट उसका 110 इंटू जो भी रेट था 199, दैट्स व्हाट आई थिंक. सो इन वो कर दो 160 इंटू 199 एंड 170 इंटू 199, जो हमने ऑलरेडी सब क्वेश्चन 1 में निकाला हुआ है. दैट फिनिशेज योर सब क्वेश्चन नंबर 5B. 5C थियोरेटिकल है. डिस्क्राइब द वेरियस लेवल्स ऑफ एक्टिविटी अंडर ABC. दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फ्रॉम द मॉड्यूल. वहाँ से आप रेफर करो, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर वहाँ पर मिल जाएगा आपको. देन क्वेश्चन नंबर 6 तो थियोरेटिकल है माय डियर फ्रेंड्स. उसमें डिफरेंशिएट बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ये चैप्टर 1 का थियरी में है. कॉस्ट अकाउंटिंग तो आपका सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग रेफर्स टू योर FM. Then what are the important points an organization should consider in if it wants to adopt performance budgeting. Budgeting chapter का है, वहाँ पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन है ये. बाद में एक्सप्लेन द प्री रिक्विजिट्स ऑफ इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग, दैट इज इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग का चैप्टर का है. प्री रिक्विजिट मतलब क्या कंडीशन है अगर आपको इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग फॉलो करना है. दैट इज अगेन अ क्वेश्चन विच इज देयर इन द मॉड्यूल डायरेक्टली. स्टेट द मेथड ऑफ कॉस्टिंग टू बी यूज्ड. अभी ये स्टेट द मेथड ऑफ कॉस्टिंग टू बी यूज्ड मतलब दिस इज इंडस्ट्री वाइज क्लासिफिकेशन. कौन सा इंडस्ट्री में कौन सा मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज होगा. लाइक फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट है, सो रियल एस्टेट बिलोंग्स टू सर्विस कॉस्टिंग. अब रियल एस्टेट बिलोंग्स टू योर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए यू अप्लाई कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. बराबर. दैट इज वी आर एज्यूमिंग रियल एस्टेट बिजनेस कर रहे हैं मतलब कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहे हैं, तो वी आर एज्यूमिंग इट टू बी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. देन मोटर रिपेयरिंग वर्कशॉप. तो मोटर रिपेयरिंग वर्कशॉप तो मतलब ये लोग कैसा काम करते रहेंगे, जैसा रिपेयर वर्क है उसके हिसाब से बिल बनेगा. इट विल नॉट बी स्टैंडर्ड लाइक कोई भी रिपेयर करवाओ 1,000 रुपया, कोई भी रिपेयर करवाओ 5,000 रुपया नहीं होगा. इट विल बी जॉब बेस्ड. जितना रिपेयरिंग का काम है उसके हिसाब से आपका चार्जेस लगेगा. सो जॉब कॉस्टिंग हो जाएगा. करेक्ट. केमिकल इंडस्ट्री इट विल बी और प्रोसेस बेस्ड इंडस्ट्री. केमिकल का प्रोसेसिंग होगा, वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोसेसिंग होगा. So that is why we'll put it under process costing. Transport industry, that is transport service का बात कर रहे हैं, that is service industry है. And assembly of bicycles, bicycle का parts को assemble कर रहे हैं. So assembly किस तरह से होगा, that will be a format of you can say batch costing. So अगर हम bicycle बना रहे हैं तो एक type of bicycle बनाएंगे हम, तो उसके लिए सारे parts assemble करेंगे. It is not that we'll do it individually, we'll do it batch wise. 1000 bicycle बनाने वाले of model A, तो मॉडल ए का जो बाईसाइकिल बनेगा उसका सारे पार्ट्स 1000 बाईसाइकिल का पार्ट्स हम साथ में लेंगे, असेंबल करके प्रोडक्शन करेंगे, तो विल पुट इट अंडर बैच कॉस्टिंग. देन कम्स बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. अगेन इट विल बी अ टाइप ऑफ batch costing. Biscuits is nothing but again I would have seen the biscuit packet, batch numbers are given, so it will come under batch costing. Then power supply companies, it will be service costing. Car manufacturing industry, you can say multiple costing. Why multiple? It will be batch wise as well as process wise.
Then cement industry, it can be a single output industry, cement manufacturing कर रहे हैं ये लोग. Printing press. Now printing press will be a type of, you can printing press is you can put it under the heading of job costing. Why job costing? Printing press जो कर रहे हैं ये लोग, that will be you can say it will be on the basis of the order which they are getting. Like book बनाना है 200 पेज का, तो उसका कॉस्ट अलग होगा, 500 पेज का अलग होगा, कलर प्रिंटिंग अलग होगा, ब्लैक एंड व्हाइट अलग होगा, तो विल पुट अंडर द जॉब कॉस्टिंग. डिफरेंशिएट बिटवीन मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. इट इज अगेन ए थियोरेटिकल क्वेश्चन जो आपको चैप्टर नंबर 1 थियोरेटिकल पार्ट में मिल जाएगा. मार्जिनल कॉस्टिंग में भी इसका मेंशन है. मार्जिनल कॉस्टिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का डिस्टिंक्शन किया हुआ है, एंड उसका क्वेश्चंस भी आपने देखे हुए हैं प्रैक्टिकली, जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल में भी है, जहाँ पर एक ही सम सॉल्व किया है, जहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से भी किया हुआ है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से भी किया हुआ है, एंड दे फाउंड आउट द डिफरेंसेस इन प्रॉफिट. सो यहाँ पर यू कैन pick the theory from that. Are we clear? So I hope this will help you in understanding things better. Okay, fine, thank you. And any doubts is there, we have an ID, you can put in that ID, you can mail me, and the ID is Mensa CA Inter Doubts. Mensa 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 CA Inter Doubts DOUBTS doubts@gmail.com में मेल कीजिए, will help you. Correct? Okay, thank you, bye bye, see you all the